नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया पर। देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि हटाया जाना है तो उसका दुर्व्यवहार उसका आधार हो सकता है या ऐसा कोई मिसकंडक्ट हो सकता है जो उसके द्वारा किया गया हो। और यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। कहने का अर्थ यह है कि यदि संसद सत्र में ऐसा संबोधित करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा, उस पर महाभियोग चलाया जाएगा, तभी यह प्रक्रिया शुरू होगी और अंत में राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाएगा। यदि इस प्रकार का कोई आदेश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से आता है तो ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। अब इस विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? देखें, विशेष बहुमत का अर्थ है संसद की जो कुल सदस्यता है उसका बहुमत, यानी संसद में जितने सदन हैं उन दोनों सदनों के जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत प्लस सदन के उपस्थित जितने उपस्थित लोग हैं और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 लोग अगर वोटिंग कर इस प्रकार के प्रस्ताव को पास कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना चाहिए, तो इस प्रकार के प्रस्ताव को पास मान लिया जाएगा। और चूंकि वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया है, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। और देखें, एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ये तय करता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यदि हटाना है तो उस न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके बारे में सारी क्लैरिफिकेशंस वो देता है। अब देखते हैं, चर्चा करते हैं कि न्यायाधीश जांच अधिनियम में क्या क्या बातें महाभियोग को लेकर की गई हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इस प्रकार से न्यायाधीश को यदि हटाना है तो निष्कासन प्रस्ताव पर 100 सदस्य, देखें लोकसभा के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा में यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आया है तो वहाँ से 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्ताव को अध्यक्ष को या सभापति को दिया जाना चाहिए। यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा में अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो यहाँ दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और निष्कासन प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरू होता है तो ऐसे में लोकसभा के 100 सदस्य सिग्नेचर करके उस प्रस्ताव को अध्यक्ष को देंगे। यदि राज्यसभा से इस प्रकार का प्रस्ताव आता है निष्कासन का तो उस पर 50 राज्यसभा के सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और सभापति को वो निष्कासन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अध्यक्ष को ये राइट है कि वो इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। दोनों ही पोजीशन अध्यक्ष को या सभापति को प्राप्त हैं कि वो इस प्रकार के प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या इस प्रकार के प्रस्ताव को वो अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि अध्यक्ष ने या सभापति ने इस प्रकार के प्रस्ताव को पास कर लिया है, निष्कासन प्रस्ताव को पास कर दिया है, मान लिया है कि स्वीकार कर दिया और आगे कार्यवाही के लिए एग्री हो गए हैं, तो ऐसी पोजीशन में अध्यक्ष सभापति जो हैं वो इसकी जांच करने के लिए कि ये जो निष्कासन प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लाया गया है, इसकी जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति की गठन करेंगे। उसका अध्यक्ष सभापति जांच करने के लिए एक 3 सदस्यों की समिति बनाएंगे। इस 3 सदस्यीय जो समिति के अंतर्गत कौन कौन लोग होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस समिति में 3 तरह के लोग होंगे, 3 लोग होंगे। देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इस समिति के अंतर्गत भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शामिल हों या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश शामिल हो, पहला व्यक्ति। दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा
व्यक्ति इसके लिए, समिति के लिए तय किया गया है वो है कोई भी प्रतिष्ठित न्यायवादी। ऐसा व्यक्ति जो कानून का बहुत जानकार है, कानून को बहुत अच्छे से जानता है और प्रतिष्ठित न्यायवादी हैं। तो ऐसी पोजीशन में ये तीनों लोग मिलकर, देखिए कौन कौन तीन, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या उनके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है, पहली चीज़। दूसरे पोजीशन पर उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ काम कर सकते हैं, नंबर 2। तीसरी बात, प्रतिष्ठित न्यायवादी, ऐसा कोई व्यक्ति जो कानून का बहुत जानकार है। तो इन तीन लोगों को मिलाकर एक 3 सदस्यीय समिति का निर्माण किया जाएगा जो कि जांच करने का कार्य करेंगे कि निष्कासन प्रस्ताव सही है या नहीं है। इसके बाद यदि समिति, ये जो समिति बनी है, इस समिति में ऐसा पाया जाता है यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी मान लेती है या असक्षम पाती है कि वो अपना काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। और प्रस्ताव पर जब विचार करेगा सदन के द्वारा, तो सदन विशेष बहुमत से दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि समिति पहले जांच करेगी, यदि दुर्व्यवहार का दोषी मानती है समिति या ऐसा मानती है कि वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में संसद के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और विचार करने पर विशेष बहुमत से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, विशेष बहुमत से दोनों सदनों में यदि इस प्रकार का प्रस्ताव, निष्कासन प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास जैसे ही ये प्रस्ताव पास होने के बाद पहुंच जाता है, अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। हालांकि पहला और एकमात्र महाभियोग का जो मामला था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी, जो कि सन 1991 से लेकर 1993 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, उनके ऊपर लगा था और उन पर जो जांच समिति बनाई गई थी, उस जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया उन पर पूरी नहीं हो सकी थी क्योंकि लोकसभा के अंदर वो महाभियोग का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था, क्योंकि उस महाभियोग के प्रस्ताव के अंतर्गत कांग्रेस की जो पार्टी थी उसने वोटिंग से अपने आप को अलग कर लिया था। तो ये एक मात्र ऐसा उदाहरण रहा भारतीय राजनीति के अंतर्गत जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का प्रयास किया गया, परंतु उसे उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया पूरा ना होने के कारण हटाया नहीं गया। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।